देखो बच्चों, आज से जो है 11th और 12th का ग्रामर स्टार्ट कर दिया गया है। तो जहाँ तक ये देखा जाता है कि 11th और 12th का ग्रामर सेम ही है। तो हमें जो है 2 साल पढ़ने होते हैं। 2 साल हमें जो है जैसे 11th में ही थोड़ा अगर हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 12th में हमें ग्रामर में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। तो आज से जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये बता देंगे, सिलेबस बता देंगे कि क्या है हमारे ग्रामर में। तो ग्रामर में क्या है, जैसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, फिर उसके बाद जो है हमारा जो है सिंथेसिस आ जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर सिंटैक्स आ जाएगा, फिर और से ग्रामर है। यही जो 3-4 पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या है बहुत मजबूत, बहुत ठोस पार्ट है ग्रामर के, जिसे हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत बेसिक स्तर से बताया जा रहा है, बहुत छोटे लेवल से पहले स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि जो भी जो है इसको देखे समझ जाए बढ़िया से। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम जो है ऊपर आएंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम इसकी पहचान को बताएंगे, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है। तो छोटे छोटे से हम पहले बताना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा हम बाहर जो है नहीं, हम ऊपर की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट जानेंगे कि डायरेक्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, बहुत डीपली जानेंगे। फिर उसके बाद हम इनडायरेक्ट को जानेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय दो लोगों की, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक क्या होता है, एक स्पीकर होता है, दूसरा क्या होता है, लिसनर होता है। स्पीकर लिसनर दोनों लोग से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनता है। तो चलो हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट का डेफिनेशन बताएंगे, इसकी पहचान कैसे होती है। तो चलो देखते हैं। देखो पहले हम क्या बताएंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी की कही हुई बातों को, पहले तो ये लिखेंगे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है ये भी स्पष्ट रहेगा, और क्या बात कर रहा है ये भी स्पष्ट रहेगा। यही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट। जैसे देखो, जैसे लिखे बी में क्वेट हिज एक्चुअल वर्ड्स, बी में क्वेट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्या लिखे हम, बी में क्वेट हिज एक्चुअल वर्ड्स, बी में क्वेट हिज एक्चुअल वर्ड्स, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम हिज एक्चुअल वर्ड्स, उसके वास्तविक शब्दों को वैसे ही हम जो है बता देते हैं, हम लिख देते हैं, हम कह देते हैं, वही दिस इज कॉल्ड क्या होता है, वही हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। जब हम किसी की कही हुई बात को डायरेक्ट लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। अब किसी की कही हुई बात को डायरेक्ट लिखने का क्या मतलब हुआ, जैसे हम देखते हैं, जैसे दो लोग हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम लिख दिए, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे लिखे राम और मोहन से बात कर रहे हैं। तो राम मोहन से, राम सेड टू मोहन, राम मोहन से बात कर रहे हैं, राम सेड टू मोहन। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों क्या बात कर रहे हैं
उसको लिखेंगे। तो राम, पहले तो हमें ये लिखना है कि कौन दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, इसको हम अलग लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। जैसे राम ने मोहन से कहा ही इज गोइंग टू स्कूल। राम मोहन से क्या बात कर रहे हैं, राम ने मोहन से कहा कि वह जो है कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे देखो स्पष्ट है, हर वर्ड स्पष्ट है कि कौन किससे बात कर रहा है और कौन किससे क्या कह रहा है। राम मोहन से कह रहे हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है कि सेंटेंस को डायरेक्ट दिखाया जाता है, अर्थात जो जिससे बात कर रहा हो उसको लिखते हैं और फिर क्या बात कर रहे हैं उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे जाते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर चलो देखते हैं क्या है, तो ये तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। तो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा गया है। राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, ये जो है डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम सेड टू मोहन, राम से टू मोहन, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे जाते हैं वही क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। तो क्या हो गया, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे जाते हैं, अंदर लिखे जाते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। तो चलो देखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा सेंटेंस लिखा गया है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर एक तो लिखा नहीं गया है, क्या लिखा गया है, ही इज गोइंग टू स्कूल, एक डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब हमारा रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो चलो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच हमारा क्या है, देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच हम देखें कि हमने इसमें क्या बताया कि हम किसी पहले तो डायरेक्ट स्पीच को हम किसी जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और फिर क्या बात कर रहे हैं, दोनों को जब हम स्पष्ट शब्दों में उसकी कही हुई बातों को स्पष्ट लिख देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, राम से टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, फिर उसके बाद राम ने मोहन से क्या कहा, उसके
बाद उसके स्पीच को हम अलग लिखते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। राम ने मोहन से क्या कहा कि वह स्कूल जा रहा है। तो दोनों सेंटेंस क्या हुआ है, अलग अलग करके लिखा है। पहले कौन किससे बात किया है इसको हम लिखे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में उस चीज को लिखे हैं जो दोनों लोग आपस में बात किए हैं। और फिर उसके बाद हम बताएं कि डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या था, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे जाते हैं, जैसे राम से टू मोहन, ये देखो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे गए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे जाते हैं वही हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, तो क्या हो गया हमारा, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो हम इतना जान लिए डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, हम इसे बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। तो चलो हम देखते हैं अब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। चलो बताते हैं अब हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखो, इनडायरेक्ट स्पीच ये क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे देखो पहले देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट stating his exact words. This is called indirect स्पीच। क्या लिखे हम, बी में रिपोर्ट, जब हम ए सूचित करें, क्या सूचित करें, व्हाट ही सेड विदाउट कटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, जब हम किसी की कही हुई बात को उस एग्जैक्ट वर्ड्स में ना कहें बल्कि उसे अपने शब्दों में घुमा फिरा कर कहें, वही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे अभी हम इसके पहले एक एग्जाम्पल दिए थे, डायरेक्ट का एग्जाम्पल दिए थे। क्या एग्जाम्पल दिए थे, जैसे राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन ही इज गोइंग टू स्कूल, यही एग्जाम्पल दिए थे। तो इसमें हम ये बता दिए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। अब देखो इसी सेंटेंस को अब यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा गया है, इसी सेंटेंस को अब हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं, देखो जैसे इनडायरेक्ट कैसे मानेंगे हम, जैसे इनडायरेक्ट में क्या होता है, राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन that he was going to school. Ram told Mohan that he was going to school. देखो अब हमें स्पष्ट ये पता चल रहा है कि डायरेक्ट क्या है हमारा, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट में क्या हुआ कि राम से टू मोहन, इसको हम क्या किए, एक अलग जगह पे लिखे। अलग जगह पे लिखने का मतलब है इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे। फिर उसके बाद राम ने मोहन से क्या बात किया, इसको हम जो बात किए हैं उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हैं। लेकिन
इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, कुछ भी हमें कॉमा नहीं लगाना है, हमें इनडायरेक्ट मतलब इन्हीं की कही हुई बात को अपने शब्दों में बताना है, वही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। मतलब इनकी कही हुई बात को हमने अपने शब्दों में बता दिया, ठीक है। जैसे राम टोल्ड मोहन, सेम वही लिखा गया है, कहा भी वही जा रहा है, बस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं, अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटेंस को एक में करके दिखाते हैं, अर्थात इनकी कही हुई बात को अपने शब्दों में दिखाते हैं। यही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कहा वही गया है, राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, कहा वही जा रहा है, बस क्या हो गया, दोनों की पहचान अलग हो गई। डायरेक्ट को हम ऐसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट को हम ऐसे पहचानेंगे। तो चलो हम ये समझ गए कि डायरेक्ट को हमें कैसे पहचानना है। डायरेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। फिर इनडायरेक्ट हमारा क्या होता है, इसे हमें कैसे बनाना है, तुम्हें इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, ये जो है बताया जाएगा, क्योंकि जो है अभी तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पहचानने के लिए बताया गया कि कैसे हम पहचानेंगे। कोई भी सेंटेंस कहीं भी लिखा गया है तो हम कैसे जानेंगे कि डायरेक्ट में लिखा है कि इनडायरेक्ट में लिखा है। सबसे पहले तुम्हें पहचान बताई गई, लेकिन अब ये बताया जाएगा कि ये चेंज कैसे होते हैं। यहाँ पे जो हमने चेंजिंग की है ये कैसे की है, किस हिसाब से की है, तो ये तुम्हें जो है धीरे धीरे ये आपको बताया जाएगा। तो चलो जो है सबसे पहले इसमें हम क्या क्या जानना होता है हमें। सबसे पहले यहाँ पे चेंजिंग वर्ब में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में होती है। चेंजिंग कहाँ कहाँ होती है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंजिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं, 3 जगहों पर हम चेंजिंग करते हैं। कहाँ कहाँ चेंजिंग करते हैं, देखो पहले चेंजिंग करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग की है, देखो कहाँ चेंजिंग की है, ठीक है। आगे तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे हम ये सब चेंजिंग करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम पहचान बता रहे हैं ताकि हम पहचान लें। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होती है सबसे पहली चेंजिंग। दूसरी चेंजिंग कहाँ होती है, दूसरी चेंजिंग होती है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसकी चेंजिंग की जाती है, पर्सन की चेंजिंग की जाती है। तो किसकी चेंजिंग होती है, दूसरा पर्सन की चेंजिंग की जाती है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसकी चेंजिंग के बारे में बताया जाएगा। तीसरी चेंजिंग कहाँ होती है, टेंस में की जाती है। टेंस अर्थात वर्ब में चेंजिंग की जाती है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 3 जगहों पर हम चेंजिंग करते हैं। वो चेंजिंग क्या है, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करना पड़ता है, फिर उसके बाद पर्सन को चेंज करना पड़ता है, फिर उसके बाद टेंस को चेंज करना पड़ता है। अब धीरे धीरे ये बताया जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, किस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, तो पर्सन को चेंज करने से पहले सबसे पहले आपको पर्सन बताए जाएंगे, कितने होते हैं, किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। फिर टेंस में चेंजिंग बताई जाएगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कौन सा टेंस कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले अब हम जो है बताएंगे कि पर्सन के बारे में बताएंगे। तो हम इतना तो जान लिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, डायरेक्ट का डेफिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट का डेफिनेशन क्या है, ये सब हम जान गए। अब हमें बताना है कि पर्सन क्या होते हैं। पर्सन के बाद हम बताएंगे जो है टेंस कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कौन सा टेंस किसमें कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब हम पर्सन जो है चेंज करना बताते हैं आपको। पर्सन पहले बताएंगे कितने हैं, देखो ये जो हम चार्ट बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि बिना इसके हम नरेशन, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जब हम ये ही नहीं जानेंगे कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, और उसके बाद हम ये नहीं जानेंगे कि कौन सा पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तब तक जो है हम जो है इस चार्ट पे हमें पूरा फोकस करना है। इसको हमें बखूबी जो है ध्यान में रखना है और हमेशा तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम चार्ट एक बनाते हैं।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक। पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, दूसरा क्या है हमारा प्रोनाउन है, और तीसरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या क्या है हमारे, आई और वी है। आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। आई से बना माई जो है हमारा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। माइन हमारा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये आई, माई, माई, मी, ये हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। दूसरा हमारा क्या है, वी, वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। वी से बना आवर भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ए इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आवर से क्या है, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन है, और अस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ये दोनों हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। दूसरा हमारा सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन क्या है, यू है। यू है, यू से बना योर हमारा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। योर से हमारा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, थर्ड पर्सन में सबसे पहले जो है क्या आएगा, ही से बना हिज, फिर उसके बाद हिज, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सी, सी से बना हर, हर्स और हर। फिर उसके बाद दे भी हमारा किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। दे, दियर, दियर्स और दे। ठीक है, इसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इनके हम नरेशन में चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो देखो सबसे पहले ये जानेंगे, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। जब हम इसको जान लेंगे तब हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनकी क्या आवश्यकता होती है और कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ये सब हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू, योर, योर्स, यू, ये क्या है, हमारे सेकंड पर्सन है। और इस कॉलम में जो लिखे गए ये सब हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है। देखो ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह पे इनका प्रयोग, इनको हम क्या किस रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अर्थात आई को हम किस में लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। वी को भी हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। यू को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ही को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। सी और दे को भी हम किस में लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखो पॉसेसिव केस के बारे में आ गया। पॉसेसिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस का मतलब होता है अधिकारवाचक। अधिकार, देखो इस पॉसेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो एक
एडजेक्टिव होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, हमेशा आप देखोगे कि इसके साथ कुछ ना कुछ नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी भी ये वर्ड अकेले नहीं आपको दिखाई देंगे, हिज को छोड़ देना, हिज जो है हिज दोनों में आता है, तो कभी भी जो है हिज अपवाद में है, हिज दोनों में है, इसलिए हिज को छोड़ देना। हिज को छोड़कर बाकी इस कॉलम में पॉसेसिव एडजेक्टिव में जो वर्ड लिखे गए इनके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। बिना नाउन के इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे बुक वगैरह जब भी पढ़ते हैं तो माई के साथ कुछ ना कुछ नाउन जरूर लगा होता है, माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, सिस्टर, कुछ ना कुछ माई के साथ नाउन का प्रयोग हुआ होगा। आवर के साथ भी वही हुआ होगा। मतलब इस कॉलम में जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये बिना नाउन के कभी नहीं लिखे जाते हैं। जब इनके साथ कोई नाउन लगा दिया जाता है ये जो है एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं। और इस कॉलम में जो भी वर्ड लिखे गए हैं ये हमेशा जो है अकेले लिखे जाते हैं। अकेले का मतलब इस कॉलम में जो लिखा गया है अर्थात पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है ये नाउन के पहले लिखे जाते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद लिखा जाता है। तो थोड़ा सा हम एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे जो है हम लिखे, जैसे हम लिखते हैं यह मेरी किताब है। क्या लिखे हम? यह मेरी किताब है। तो देखो यहाँ पे किताब हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। जो मेरी शब्द आया किसके पहले आया? नाउन के पहले आया। नाउन के पहले आया मेरी शब्द। तो किस कॉलम का किसका हम प्रयोग करेंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जो भी जब जो है नाउन के पहले मेरी, हमारी, तुम्हारी, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, नाउन के पहले जब किया जाए तो क्या किसका प्रयोग करेंगे हम? पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मेरी शब्द किसके पहले लिखा गया है? नाउन के पहले लिखा गया है। तब हम मेरी के लिए क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। तब हम क्या करेंगे इसको? दिस इज माई बुक। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते हैं जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे नाउन के पहले लिखा गया है और यहाँ पे जो है कहाँ लिखा गया है? नाउन के बाद लिखा गया है। अर्थ और जो दोनों का भाव है सब एक ही है, लेकिन क्या डिफरेंस हो गया? बस मेरी को इधर उधर कर दिया गया है। यहाँ पे नाउन के पहले लिख दिया गया है और यहाँ पे नाउन के बाद लिख दिया गया है। जब नाउन के बाद मेरी, हमारी, तुम्हारी, उसकी, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस बुक इज। अब यहाँ पे मेरी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन का। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? माइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइन। दिस बुक इज माइन। तो हम और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है। तो देखो स्कूल क्या हो गया? नाउन हो गया। हमारा कहाँ लिखा गया है? नाउन के पहले लिखा गया है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो हमारे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आवर का। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दिस इज आवर स्कूल। दिस इज आवर स्कूल। अब देखो अगर हमारा को हम नाउन के बाद कर देते हैं, जैसे लिख दिए यह स्कूल हमारा है। अब देखो हमारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? नाउन के पहले लिखा गया, यहाँ पे क्या हुआ? नाउन के बाद लिखा गया। तो जब नाउन के बाद लिखा जाएगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहाँ पे
पे अब हम किसका प्रयोग करेंगे, आवर्स का प्रयोग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स। तो हम ये जान लिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है। पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में हम डिफरेंस जान लिए, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्थात अब हम सिंपल से शब्दों में जान लेते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लिखे जाते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद लिखे जाते हैं। सिंपल सा जो है इसका डेफिनेशन है बस। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस की बारी आई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ये जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हमें किन सेंटेंस में इन सब चीजों का प्रयोग करना होता है, कैसे जानेंगे कि हमें इस कॉलम में लिखे हुए वर्डों का प्रयोग करना है। तो देखो एक एग्जांपल हम देते हैं। देखो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जब एक सेंटेंस में दो कर्ता का प्रयोग किया जाता है, एक सेंटेंस में दो कर्ता का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहला कर्ता होता है उसको हम अपना सब्जेक्ट मान लेते हैं और जो दूसरा कर्ता होता है उसको हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे कैसे, जैसे हम लिख दिए उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया। देखो उसने मुझे, अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तब हम क्या लिखेंगे, उसने के लिए डी का प्रयोग करेंगे और मुझे के लिए आई का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यही दोनों सेंटेंस, यही दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो पहला होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको अपना सब्जेक्ट मान लेते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम अपना क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तब उसने के लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे और मुझे के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही गेव मी ए बुक। तो समझ में आया, ऑब्जेक्टिव केस मतलब इस कॉलम में जो भी वर्ड लिखे गए हैं हमें सेंटेंस में इनका प्रयोग कहाँ करना है। अब ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है और कितने भागों में क्या है, तो हम जान लिए। अब ये जानेंगे कि कितने भागों में इनको डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव केस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या होता है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन का मतलब इसमें जो वर्ड लिखे गए हैं ये कौन से ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। इन ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी ऑब्जेक्ट आएगा सबको हम क्या मानेंगे, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो हम ये जान लिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा जो है क्या आता है, नाउन आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के वर्ड कौन कौन से हैं, मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है। इनको छोड़कर बाकी जो भी ऑब्जेक्ट आएगा क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इसमें जो भी वर्ड लिखे गए हैं हम सबके बारे में बढ़िया से जान लिए। अब देखो हम ये जानेंगे, ये दोनों को हम याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन है, इनको याद रखेंगे हम सेकंड पर्सन है, इनको याद रखेंगे हम थर्ड पर्सन है। आगे हम जो है बाद में बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन कैसे चेंज होता है, टेंस कैसे बदलते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।